गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टेक्निकल ऑनलाइन क्लासेस के पोर्टल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ नए सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है। उसका एक पेपर देखेंगे क्या उसमें पढ़ना है। एक्चुअली ये एक सिलेबस रिव्यू है, इंट्रोडक्टरी है, आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है वगैरह। तो क्या पढ़ना है उसको देखेंगे और क्या पिछले सिलेबस से हट चुका है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था उसको भी ज़रा सा देखेंगे। ठीक है, तो आपका पेपर जो है 5 पेपर है। ठीक है, हमने पीपीटी बनाया है, उसमें सिलेबस भी ऐड कर दिया है, लेकिन आप एसबीटी के साइट से ऑलमोस्ट कर ही सकते हैं सारा सिलेबस डाउनलोड। ठीक है, तो हम लोग उसमें से एक पेपर जो है TMM, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म क्या है, क्या पढ़ना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो इसमें जो पहले सिलेबस था ऑलमोस्ट सेम है। 2 टॉपिक जो हैं उसमें से हटाए जा चुके हैं, लिंक, मशीन, मैकेनिज्म, इन्वर्शन, वेलोसिटी मैकेनिज्म, एक्सेलरेशन मैकेनिज्म। ये सब काफी पहले डेप्थ में पढ़ना था, लेकिन इस बार के लिए सिलेबस में इन सारे चीजों को हटाया जा चुका है। तो मेरे हिसाब से ये जो सिलेबस है जो हट चुका है, इसके बिना मैकेनिकल डिपार्टमेंट कंप्लीट ही नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए आप कि आगे के सेमेस्टर में आपको जरूर से जरूर पढ़ाया जाएगा, इसके बिना नहीं चल सकता है। अभी हटाया है, आगे के सिलेबस में हो सकता है उसका नया नाम आ जाए डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी। इस नाम के पेपर से ये सब इंट्रोड्यूस हो सकता है। 99% चांस है। पढ़ना तो आपको है, भले ये नाम ना दे अलग बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो ये इस बार नहीं है, तो थोड़ा राहत भी है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, बेस है। आप कह सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये बेस है, तो हटना तो चाहिए नहीं, ऑब्वियसली हटना तो चाहिए नहीं, आगे जरूर ऐड होगा, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो इस बार के सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या कौन सा टॉपिक लेंदी है, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा थोड़ा सा रट भी सकते हैं, कौन सा बिना रटे बिना हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा वगैरह वगैरह, उसको देखते हैं। कौन सा बहुत नया टाइप का है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस का चर्चा करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो इसमें हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हैं आपको नहीं मिलेंगी। और नो डाउट अब आप 4th सेमेस्टर में जाने वाले हैं, तो इसमें कहना नहीं होगा कि आपका ब्रांच पेपर है। अब तो ब्रांच ही पेपर आएगा। अब तो अनाप शनाप जो चीजें हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं उन सब, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, ये सब अब नहीं आने वाला है। अब 4th सेमेस्टर से लास्ट तक प्योर मैकेनिकल चीजें पढ़ना है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमने सिलेबस, जैसा कि हमने पहले कहा कि सिलेबस को हमने ऐड कर दिया है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बड़े आराम से। तो क्या क्या है इसमें? कैम है, पावर ट्रांसमिशन है, फ्लाईव्हील है, ब्रेक्स है, बैलेंसिंग है। तो टोटल जो है 5 यूनिट है। लंबे आपको दिख सकते हैं, इसमें कंटेंट क्या है आप देख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए इसको शॉर्ट किया है कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। तो सिलेबस तो सारे लोग डाउनलोड कर ही सकते हैं। अब जैसे थोड़ा सा शॉर्ट में, जैसे पहला यूनिट आपका क्या है, कैम एंड फॉलोअर। ऑब्वियसली एकदम नया है ये टॉपिक, ऑब्वियसली एकदम नया है। पहले इसी में पहला रहता था लिंक एंड मैकेनिज्म, दूसरा रहता वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मैकेनिज्म, ये सब रहता था, वो तो हट चुका है। अब ये पहले यूनिट से ही शुरू किया है, कैम एंड फॉलोअर। क्या चीज है, उसका बनावट क्या है, क्या काम करता है,
उसके बाद उसके टाइप्स क्या है, मोशन के हिसाब से, कांटेक्ट के हिसाब से, वगैरह वगैरह। उसका लास्ट है इसमें, इस टॉपिक में, पहले वाले यूनिट में, उसमें है आप प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारा प्रोफाइल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बीटेक में सारा प्रोफाइल रहता है A to Z। इसमें आप साफ साफ सिलेबस में लिखेंगे, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, जैसे आप लास्ट में यूनिट 1 का 1.2 टॉपिक में आप देखिएगा लिखा हुआ है ड्राइंग ऑफ प्रोफाइल ऑफ रेडियल कैम। रेडियल कैम क्या होता है पता चलेगा। विथ नाइफ एज एंड रोलर फॉलोवर। फॉलोवर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, ये आपको बताया जाएगा शुरू में ही है सब। विथ एंड विदाउट ऑफसेट। ऑफसेट किसको कहते हैं ये जानना होगा। विथ रेसिप्रोकेटिंग मोशन ग्राफिकल मेथड। साफ साफ 1.2 में आप देख सकते हैं, आप डाउनलोड करेंगे उसमें आराम से आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि 1.2 में साफ साफ सेलेक्ट करके लिख दिया है कि किसका डायग्राम, किसका ग्राफिकल मेथड आपको जानना है। तो थोड़ा सा सिलेक्टेड कर दिया, तो ठीक है, आसान है। लेकिन इसमें एक लाइन पूरा दिख रहा है, लेकिन इसमें एक लाइन में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विथ भी है, विदाउट भी है, मतलब एक बार लेके और एक बार छोड़ के। इसका यही मतलब हो गया, दो तो ऐसा ही हो गया, दो तो आपको बनाना ही होगा, ठीक है। फिर क्या है, ऑफसेट के साथ है, ठीक है। तो एक बार ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट वाला भी पढ़ लेंगे, एक बार बिना ऑफसेट वाला भी पढ़ लेंगे। तो मिला जुला के आप समझिए कि 4-5 हम लोग ग्राफ इसमें बनाएंगे, और एक ग्राफ बनाने में एक क्लास तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, लंबा है। लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि सब सेम ही टाइप का है, एक सीखने की जरूरत है, ठीक है। अब जैसे इसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कैम एंड फॉलोवर, हल्का सा। अब कैम एंड फॉलोवर में होता क्या है कि कैम एक डिवाइस है, ठीक है, मेटल का बना होता है, और फॉलोवर एक अनदर डिवाइस है, और दोनों कांटेक्ट में रहता है, एक दूसरे से सटा हुआ। फॉलोवर नाम से क्लियर है, ये फॉलो करेगा किसी न किसी चीज को। किसको फॉलो करेगा, कैम। कैसे, कैम किस टाइप का, बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन बाय द सिलेबस अंडाकार आप कह सकते हैं इस टाइप का है। यहां पे इसका सेंटर है, यहीं के अबाउट ये घूमेगा, ये कैम है, ठीक है। यहां के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, यहां ऐसे शाफ्ट लगा दिए इस तरह से, और यहां के अबाउट ये ऐसे या ऐसे रोटेट कर सकता है। ये है आपका कैम। अब इसके साथ कांटेक्ट रहेगा एक और चीज, उसको कहते हैं फॉलोवर। जैसे यहां कनेक्ट कर दिए, कहीं भी कनेक्ट होता है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए यहां कनेक्ट कर दिए, ये इसका गाइड रहता है। गाइड जो करता है क्या, दाएं बाएं इसको नहीं जाने देगा, गाइडेंस के लिए है ये आपका गाइड है। और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फॉलोवर, ठीक है। गाइड का काम क्या है, इस फॉलोवर को इधर उधर दाएं बाएं लेफ्ट राइट नहीं करने देगा, सिर्फ क्या करने देगा, रेसिप्रोकेटिंग। ऐसा नहीं है कि फॉलोवर सिर्फ रेसिप्रोकेट ही करे, ऑस्किलेट भी कर सकता है, ऐसे ऐसे भी कर सकता है, सिर्फ ऐसे ऐसे करे कोई जरूरी नहीं है। तो उसका अरेंजमेंट है, वही टाइप्स है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये सिंपल है। अब जैसे कैम को मान लिया ऐसे घुमाएंगे, अब यहां पे कांटेक्ट है, हमने पहले ही कहा बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट सही चलता है, तो ये कांटेक्ट है। अब जैसे ही ये घूमेगा, ये इसको ऊपर पुश करेगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि फॉलोवर जो है वो किसको फॉलो किया, कैम को, इसीलिए इसका नाम फॉलोवर है। अब इसमें करना क्या है, पढ़ना क्या है शुरुआत में। अगर कैम प्रोफाइल को 1.2 टॉपिक को अगर छोड़ दिया जाए तो 1.1 टॉपिक में है क्या, इसके टाइप्स है, इसके टाइप्स है, ये सब पढ़ना है आपको। किस किस बेस पे, तो टचिंग पॉइंट के बेस पे, इसके बनावट के बेस पे, इसके मोशन के बेस पे, कि भाई कब रेसिप्रोकेट करेगा, कब ऑस्किलेट करेगा। यहां को देखते हुए, यहां देखिए बहुत ही नुकीला टाइप से नजर आ रहा होगा, तो इसका कौन सा नाम हो जाएगा, नाइफ एज है ये,
नुकीला, काफी धार वाला। इसी तरह से टाइप से इसके तो कैन। अब जब ये चलने लगेगा, ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको रोटेट किया तो ये थोड़ा सा रेसिप्रोकेट हुआ। अब इसको पूरा एक बार घुमा देंगे तो इसका क्या मोशन होगा उसको जरा ध्यान देना है, समझ रहे हैं? और वही ग्राफ पे बना देना है, तो वो आपका टॉपिक हो जाएगा 1.2। तो ध्यान रहे 1.1 में हम लोगों को टाइप्स वगैरह पढ़ना है, डायग्राम पढ़ना है। डायग्राम एक एक टॉपिक में इसमें आएगा, बिना डायग्राम के कुछ नहीं। लिखना इसमें एक ही लाइन है, लेकिन डायग्राम से उसको समझाना है। एग्जाम में भी यही करना है। तो इसका पूरा एक रोटेशन करेंगे तो ये कैसे कैसे ग्राफ ट्रेस कर सकता है उसको बना के रख देना है। ये आपका 1.2 टॉपिक है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम नया लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। टाइप्स 1.1 टॉपिक तो तुरंत हो जाना है, उसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ नाम से ध्यान में रखना है। और ऑलमोस्ट 90% तो नाम से ही आंसर है इसका। नाइफ एज, नाइफ धार रहेगा। रोलर तो रोलर लगा रहेगा, रोलर सब लोग जानते हैं, मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं आप। उसके बाद रहेगा फ्लैट फेस्ड तो फ्लैट रहेगा। उसके बाद रहेगा स्फेरिकल तो नाम से ही स्फेरिकल रहेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है पावर ट्रांसमिशन। हमने साफ साफ लिख दिया लेंदी टॉपिक, ये लंबा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन नाम से क्लियर है, जो पावर को ट्रांसमिट कर सके एक जगह से दूसरी जगह। इसमें है क्या? बेल्ट, चेन, रोप, गियर वगैरह। तो इसमें सब पे न्यूमेरिकल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ कुछ पे उसको देखते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, पावर ट्रांसमिशन डिवाइस। सबसे पहले यूनिट 2 पे हम लोग आ गए हैं, पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में होता क्या है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल सिस्टम में, कि कोई भी पावर हमें दे, कोई भी चीज, जैसे इंजन है हमारा, पावर देता है, तो पावर को हम लोग डायरेक्ट नहीं लेते हैं, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट चीज उसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, हर जगह कहीं भी, आटा चक्की चले जाओ जहां गेहूं को पिसाया जाता है, आप देख सकते हैं जैसी स्विच ऑन करता है एक शाफ्ट घूमता है और बीच में उस शाफ्ट से डायरेक्ट नहीं गेहूं पीसने लगता है, उसके बीच में एक बेल्ट लगा होता है, सब लोगों ने देखा होगा। बेल्ट इज व्हाट? बेल्ट पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है और कुछ नहीं है। जहां आपने एनर्जी इनपुट दिया वहां से बेल्ट पावर लिया और जहां गेहूं पीसना है वहां पावर दिया। आप टू व्हीलर पे चलते हैं, आप देख सकते हैं जैसे आप इंजन स्टार्ट करते हैं, जैसी गाड़ी को स्टार्ट आप करेंगे, इंजन का काम क्या है? पेट्रोल को लेना, वर्किंग फ्लूइड को लेना और एनर्जी को बनाना, है ना, थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो क्या हम लोग डायरेक्ट लेते हैं? नहीं। आपके टू व्हीलर में आप देख सकते हैं चेन लगा होता है। चेन क्या है? चेन एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है। इंजन से लिया और पीछे वाले चक्के में दिया, उसका जैसे ही हम लोग स्टैंड से गाड़ी को उतारते हैं, पीछे वाला चक्का आगे वाले को ठेलता है, पुश करता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चेन इज व्हाट? पावर ट्रांसमिशन डिवाइस। तो ये सब है। रोप, रोप जो होता है रस्सी, ठीक ना, तो ये भी एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है। गियर इज ए पावर ट्रांसमिशन डिवाइस। अब जैसे उसको अगर समराइज किया जाए तो रोप, बेल्ट, ये सब है, चेन, गियर, ये सारे पावर ट्रांसमिशन डिवाइस हैं, ठीक है, सारे के सारे। अब इधर से आप देख सकते हैं ये बहुत सस्ता है लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। ये थोड़ा सा महंगा है, रोप से थोड़ा अच्छा काम करेगा। ये बेल्ट से थोड़ा ज्यादा महंगा है, थोड़ा और अच्छा काम करेगा। ये अपने लैंग्वेज में इसको टेक्निकल कहा जा सकता है, वेलोसिटी रेशियो से डिफाइन करता है। जो आप पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या चीज होता है। ये बहुत अच्छा काम करेगा, इसी को टेक्निकल क्या बोल देगा? इसका वेलोसिटी रेशियो मेंटेन रहेगा। ये हो गया मैकेनिकल लैंग्वेज में। और अपने लैंग्वेज में क्या है कि ये बहुत बढ़िया चीज है, इसलिए सबसे महंगा भी होगा। तो ये है, इसमें सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको पढ़नी है, ये दोनों मेनली। इस पे न्यूमेरिकल से ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जो हम बता देंगे ना एकदम वही आएगा। डेटा चेंज हो सकता है नो डाउट, लेकिन वही आएगा एकदम 100%। और ये इसमें गियर ट्रेन है। गियर ट्रेन कहते हैं गियर
दो से ज्यादा, कम से कम दो या दो से ज्यादा गियर को अरेंज कर करके सिस्टम बनाना। आपको 4 टाइप्स पढ़ना है, इससे भी 100% न्यूमेरिकल रहेगा। तो इस दोनों, इसलिए हमने कहा है, लिख भी दिया, लेंदी टॉपिक है ये, है इसका मेनली थ्योरी पढ़ना है, सॉरी बेल्ट का, रोप का नहीं, बेल्ट का। तो बेल्ट से बहुत सारे न्यूमेरिकल है और गियर से बहुत सारे न्यूमेरिकल है, और इन सब के बारे में, रोप चेन कैसे काम करता है, क्या टाइप्स है, लुब्रिकेशन उसका कैसे, उसको बचाएंगे वगैरह। तो ध्यान रहे, यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया, बेल्ट का, नॉट द रोप। तो ये आपको एकदम ध्यान में रखना है कि लेंदी टॉपिक है लेकिन आसान है। तो ध्यान रहे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पूरे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक ये ध्यान रखिए, जो भी लेंदी रहेगा वो आसान रहेगा, जो शॉर्ट रहेगा एकदम कॉन्सेप्चुअल रहेगा। डायग्राम की बात करें, इसमें सब में डायग्राम चलेगा, बिना खास करके ये गियर ट्रेन, बिना डायग्राम के आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, यहां भी नहीं, एग्जाम में भी नहीं। बिना डायग्राम के इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, प्योरली डायग्राम का टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़नी है। गियर ट्रेन में भी आपको 4 टॉपिक पढ़ना होगा, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एपी साइक्लिक गियर ट्रेन। एपी साइक्लिक से हमेशा न्यूमेरिकल रहता है, अभी भी बीटेक आप करेंगे उसमें भी, बीटेक के बाद अगर गेट का एग्जाम देंगे उसमें भी 100%, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक लेंदी टॉपिक है, ध्यान रहे, हमने सिलेबस में लिख भी दिया है, उसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। अब ऐसे आप देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, तो दो तो ऐसे ही हो गया, तो लंबा तो होगा ही, इसमें भी हमने लेंदी लिख दिया, लेकिन बड़ा ही आसान है। फ्लाईव्हील एंड गवर्नर जो है काफी आसान टॉपिक है। जैसे फ्लाईव्हील कहते किसको है, ये भी मोस्टली लोगों के लिए नया ही चीज होगा, मैकेनिकल का चीज सब है। और गवर्नर किसको कहते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल दोनों पे हमेशा आया हुआ है, दोनों आ गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आसान है। लेंदी बस कहने के लिए, हमने पहले ही कहा जो लेंदी है वो काफी आसान होगा, बहुत जल्दी दिमाग में घुसेगा। तो फ्लाईव्हील से और गवर्नर दोनों से अगर आ जाए तो प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एकदम इसमें 70 मार्क्स में 70 आ सकता है, ऐसा पेपर है। उसके बाद गवर्नर, गवर्नर से न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा, फ्लाईव्हील से नहीं रहे तो एक अलग बात है, लेकिन गवर्नर से तो रहेगा ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। इसके भी टाइप से 4, फ्लाईव्हील के तो ज्यादा टाइप्स नहीं है, लेकिन इसके काम क्या करता है, फ्लाईव्हील काम क्या करता है। फ्लाईव्हील एक तरह से रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर मतलब अपने अंदर कुछ रखने वाला। तो रखता क्या है, तो एनर्जी को रखता है। कब रखेगा हम लोग जानेंगे, कब स्टोर करेगा हम लोग जानेंगे, कब डिलीवर करेगा ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसमें ये पढ़ना है। अब कभी स्टोर करेगा, कभी डिलीवर करेगा, इसका स्पीड जो है वेरी करेगा, कभी कम कभी ज्यादा। तो मैक्सिमम स्पीड के बारे में जानेंगे, मिनिमम के बारे में जानेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे तो मीन के बारे में भी जानेंगे, कितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करेगा इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसका जो घूम रोटेट करता है, रोटेट करेगा तो एंगल के हिसाब से इसका टर्निंग मोमेंट क्या है वो जानेंगे, बस इतना ही, ठीक है। डायग्राम से आपके साथ साथ सिलेबस में लिखा हुआ टर्निंग मोमेंट डायग्राम बहुत ही आसान है, एक बार देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बस उसी पे चल रहा है। इसका ऐसा न्यूमेरिकल है कि एक बनाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, नया टाइप का है, थोड़ा बनाने का तरीका जानना है बस। चलिए, गवर्नर क्या करता है, गवर्नर करता है फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करता है, फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करता है। कब, जब लोड वेरिएशन हो, लोड जब वेरी हो तो उस हिसाब से कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई ट्रेनी है, ट्रेन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब ट्रेन में पेट्रोल को सप्लाई किया जा रहा है, वर्किंग फ्लूइड जो भी है, एनर्जी या किसी तरह का एनर्जी मान लिया इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। अब किसी स्टेशन पे मान लिया जाए ये आगे बढ़ा, कोई एक स्टेशन आया, इसमें हुआ क्या कि 100 आदमी उतर गए और 500 आदमी चढ़ गए, होता ही है ऐसा। आगे फिर चला,
कोई स्टेशन आया, जैसे आप दिल्ली ही जा रहे हैं, तो दिल्ली कब पहुंचेंगे ये तो पहले से फिक्स है कि भाई हम रात में 7 बजे राजधानी में चढ़े तो सुबह 6 बजे पहुंच जाएंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन कितना आदमी चलेगा आज, कल कितना आदमी जाएगा, ये तो फिक्स नहीं है। होली के समय भीड़ रहता है, ऐसे वर्किंग जो भी आवर है हमारा वर्किंग डे है उसके दिन कम भीड़ रहता है। तो टाइमिंग तो इसका चेंज नहीं होता है। पटना से दिल्ली पहुंचना है तो टाइमिंग तो वही है, ठीक है। तो किसी दिन जा रहा है बहुत कम आदमी, सीट खाली है, किसी दिन एकदम वेटिंग है, ऐसा भी होता है। तो टाइम तो फिक्स है। इसका साफ मतलब है कि अगर कभी मान लिया 1000 आदमी गया और होली के समय, और कभी 200 आदमी ही जा रहे हैं, टाइम तो वही लग रहा है। लेकिन आप सोच सकते हैं 1000 आदमी जाएगा और टाइम को अगर मेंटेन रखना है तो ज्यादा ईंधन की जरूरत है, और 200 आदमी जाए, टाइम वही मेंटेन है, उतने ही देर में 200 आदमी को भी पहुंचा देगा, तो लोड तो कम हो गया। क्लियर है? इसका मतलब ईंधन की कम जरूरत है। हम लोग फालतू 1000 आदमी के लायक ईंधन क्यों देंगे, है ना। तो लोड के हिसाब से स्पीड को सब कुछ करना होगा। फ्यूल सप्लाई को लोड वेरिएशन हो रहा है, कभी 1000 आदमी कभी 200, उसी हिसाब से फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करना होगा। ये कौन करेगा? ये करेगा गवर्नर। यही गवर्नर का काम है। जहां मैनुअल हैंडलिंग, जहां आपका हाथ पैर ना पहुंच सके, वहां के लिए ये एसेंशियल चीज है। ऑटोमेटिक कर देगा, मशीनरी है वैसा। तो इसका डायग्राम जानना होगा, डायग्राम से ही पता चलेगा कैसे काम कर लेता है, ठीक है। तो ये इसमें आपको 4 टाइप पढ़ना है। वाट गवर्नर, पॉटर गवर्नर, प्रोवेल गवर्नर, और लास्ट है हार्टनेल गवर्नर। इसमें भी 4 टाइप हो गए। देखने में हमने कहा भी लेंदी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखने में लग रहा है, इसका डायग्राम दिमाग में रहेगा, चारों क्लियर, और चारों का सेम। 1 2 समझ गए, सब में देखोगे सिंपल ही है। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री आप इसको कह सकते हैं, बस क्लियर, ठीक है। तो गवर्नर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे 100% न्यूमेरिकल रहेगा। डेरिवेशन में इसका एक एक डेरिवेशन कराया जाएगा आपको बड़े आराम से, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेक, डायनेमोमीटर, क्लच, बियरिंग। नो डाउट ये भी लेंदी है, नाम से ही क्लियर है। इसमें आपको ब्रेक, गाड़ी में जो ब्रेक होता है, शू ब्रेक है, बैंड ब्रेक है, वगैरह वगैरह, इसके बारे में पढ़ना है। डायनेमोमीटर क्या है? डायनेमोमीटर रोटेशनल पावर को मेजर करता है, जो हम मैकेनिकल सिस्टम में यूज करते हैं। तो रोटेशनल पावर क्या है, कैसे मेजर होता है, इन सब का इसके कुछ टाइप्स है, थ्योरी है। तो ब्रेक, इसको देखते हैं जरा सा। तो जैसे ब्रेक, उसके बाद आपको इसमें क्लच भी है, फिर आपको डायनेमोमीटर भी है, और इसमें बियरिंग। तो नो डाउट लेंदी टॉपिक तो है ही, लेकिन वही आसान है। तो पहला जो दोनों है, इससे पूरा न्यूमेरिकल बनेगा। ये इस चारों में अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लेंदी टॉपिक। ब्रेक बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कहने को है, एक भी पकड़ में अगर आ गया पहला ही, सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है। जितने भी दुनिया में ब्रेक है, कमजोर रहे, सोफिस्टिकेटेड रहे, कॉम्प्लिकेटेड रहे, महंगे गाड़ी का रहे या सस्ते गाड़ी का रहे, सबका वर्किंग प्रिंसिपल एक ही होता है। इसीलिए अगर एक भी पकड़ में आ जाए पहला टॉपिक, इसका मतलब सारा टॉपिक हो गया। वर्किंग प्रिंसिपल तो एक ही ना है। बनावट भले अलग हो सकता है, मटेरियल जो यूज होता है महंगे कारों में वो भले अलग हो सकता है, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ी ना चेंज कर सकता है। तो ब्रेक का काम क्या है? किसी भी मोशन वाले बॉडी को डी एक्सलरेट करना। तो वर्किंग प्रिंसिपल एक ही होता है। तो ब्रेक में हम लोगों को टाइप्स देखना है, कैसे काम करता है फ्रिक्शन के हेल्प से, वो देखना है। उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल काफी। क्लच, क्लच का क्या है? क्लच भी एक तरह से पावर को ट्रांसमिट ही करता है ना। जैसे हम लोग 2 व्हीलर में जैसे क्लच ले लेते हैं, क्लच को दबा देते हैं, तो गाड़ी हमारा हल्का हो जाता है,
देख सकते हैं, डी एक्सेलरेट उसी को करना करते हैं। होता क्या है ना कि इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा इंजन है, ये इसमें शाफ्ट है। अब इंजन जैसे ही स्टार्ट हुआ ये घूमने लगेगा, रोटेशनल पावर देना शुरू कर दिया। जैसे न्यूट्रल पे हम लोग गाड़ी जो है स्टार्ट करके छोड़ दें तो तेल तो खत्म ही हो रहा है ना, भले हम आगे नहीं बढ़ रहे। इसका क्या मतलब है, पावर वो दे रहा है लेकिन पावर को हम लोग ले नहीं रहे। तो लेने के पास हमारा क्या होता है, यहां पे डिस्क लगा होता है, इसको कहते हैं क्लच प्लेट। एक रहता है, ज्यादा रहता है, बहुत सारा रहता है, मल्टीपल रहता है, ठीक है। और इधर भी एक इसी तरह से डिस्क लगा रहता है और ये इधर पावर को ट्रांसमिट करेगा। जैसे हम क्लच ले लेते हैं, गौर से देखने वाली बात है, जैसे हम लोग क्लच ले लेते हैं ये दोनों डिसएंगेज हो जाएगा। क्लच हम लोग जैसे ही ले लेंगे तो ये दोनों प्लेट जो है ना ये डिसएंगेज हो जाएगा, मतलब छोड़ देगा। मतलब ये जो पावर दे रहा है ना इससे अलग हो गया, तो यहां का पावर यहां नहीं जाएगा, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे डी एक्सेलरेट होते होते रुक जाता है। तो छोड़ने के बाद भी क्यों चलता है, इनर्शिया के वजह से। थोड़ा देर तो चल ही रहा था ना, इसलिए थोड़े दूर जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। जैसे ही हम लोग क्लच छोड़ देते हैं, देखते हैं गाड़ी भागने लगता है। जैसे ही क्लच छोड़ेंगे तो इसका मतलब ये दोनों इंगेज हो जाएगा, ये यहां जाके सट जाएगा। यही मूव करता है, ये कभी मूव नहीं करता है, ये अपने जगह पे घूमते रहता है। और ये जाके इस पे जैसे ही चिपकेगा बस पावर फिर लेना शुरू कर देगा और गाड़ी फिर एक्सेलरेट हो जाएगा। तो कैसे चिपकेगा, कुछ ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन रहता है कि चिपक गया, ऐसा कुछ नहीं है। रहता क्या है, इसका ये फेस भी फ्रिक्शनल, ये भी फ्रिक्शनल, और दोनों जाके एकदम फ्रिक्शन के हेल्प से बड़े अच्छे से पकड़ ले लेता है। जब नया रहे तो ज्यादा फ्रिक्शन होता है, पुराना हो जाए तो कम होता है, ये भी आपको पढ़ना है इसमें। तो इसमें भी यही वर्किंग सिस्टम है क्लच का। ये बहुत सारे प्लेट रहते हैं, इसमें मल्टीपल कहते हैं उसको। तो इसमें प्योर न्यूमेरिकल आना है, ये दोनों प्योर थ्योरेटिकल है। डायनेमोमीटर रोटेशनल पावर को मेजर करते हैं, बहुत सारे हमारे पास डिवाइस है, उसको हम लोग देखेंगे टाइप से। बियरिंग, बियरिंग है शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए। किसी भी शाफ्ट को मान लिया घुमाना है, इसमें कोई चीज हम लगाए हैं डिस्क, इसको घुमाना है तो आखिर सपोर्ट देंगे ना हम। तो ये बियरिंग है। तो बियरिंग सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें भी आपको दो न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। लास्ट है बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन। ये लेंदी नहीं लिखा हुआ है लेकिन एकदम नया है, ये एकदम नया। इसका बेस जो है एक बार आप मैकेनिक्स में जरूर पढ़े होंगे, अगर पढ़े हैं तो सिलेबस पे साफ साफ दिया हुआ था, उसी से रिलेटेड है। ये भी प्योर डायग्राम से रिलेटेड है। आपके सिलेबस में हो सकता है लिखा हुआ होगा ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मतलब डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन बहुत डेप्थ में नहीं दिया हुआ है डिप्लोमा के सिलेबस पे, थोड़ा बहुत ये है, डेफिनेशन है, टाइप्स है वगैरह वगैरह, कैसे वाइब्रेशन को हम लोग पकड़ते हैं, कैसे उसको रेमेडीज है उसका, कैसे उससे बचेंगे वगैरह वगैरह। ये न्यूमेरिकल में नहीं गया क्योंकि ये वाइब्रेशन काफी वास्ट सिलेबस है, काफी लंबा। बीटेक में तो एक पेपर होता है ये सिर्फ वाइब्रेशन, इतना नहीं डाला है अभी फिलहाल। तो बैलेंसिंग आपको पढ़ना है थॉरली अच्छे से, उसको हम लोग देखते हैं। तो बैलेंसिंग, बैलेंसिंग नाम से क्लियर है, किसी चीज को तो बैलेंस करना है। बैलेंसिंग, वाइब्रेशन को थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो बैलेंसिंग में हमारे मैकेनिकल सिस्टम में दो होता है, रोटेटिंग मास को बैलेंस करना और दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस करना, ठीक है। तो ये जो चीज है अभी एकदम सिलेबस में नहीं। रेसिप्रोकेटिंग मास मतलब आगे पीछे करने वाला, दाएं बाएं ऊपर नीचे करने वाला, इस चीज को बैलेंस आपको नहीं करना है, ये पूरे अच्छे से पढ़ना है। रोटेटिंग मास को, ये सिलेबस में ऐसे चलने वाला, रोटेट करने वाला, इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। बड़ा आसान है, जैसे सिंपल, जैसे मान लिया कोई भी शाफ्ट है, इसमें हम लोग कोई मास ऐसे लगाए हुए हैं, ठीक है। अब ये हवा में तो रहेगा नहीं, यही पिछले टॉपिक में बियरिंग पढ़ना था, इसको हम लोग बियरिंग में कनेक्ट कर दिए। ये बियरिंग है, बॉल बियरिंग, सिंपल बियरिंग, जर्नल बियरिंग, ये सब टाइप्स पढ़ना है। अब इसको कर दिए।
अब इस सांप को मान लिया जाए हम लोग घुमा दें बहुत तेजी में, अब इसमें मास लगा हुआ है, ये मास है m और ये जो रेडियस है मान लिया r है, तो जैसी कोई चीज घूमेगा है ना, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा mr ओमेगा स्क्वायर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की ओर लगता है? बाहर की ओर। बाहर की ओर लगेगा, जैसे पोजीशन घूमते घूमते मान लिया इसी पोजीशन में, तो इधर की ओर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, तो इस शाफ्ट के साथ कनेक्ट है, इस शाफ्ट को बेंड करना चाहेगा। हो सकता है ऐसा हो जाए कुछ देर में, बेंड होके, बिल्कुल हो सकता है। खींच ले उधर, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो खींच ही लेगा, है ना। तो ये अनबैलेंस्ड हो गया। अब ये हो गया एकदम फेलियर, गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा मशीन जो है टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, फेल हो जाएगा वगैरह, फेलियर ऑफ मशीन है ये। तो इसको हम लोगों को बैलेंस कर देना है। ये जो कर रहा है, इस मास को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड मास, या कह सकते हैं डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब करने वाला, डिस्टर्बिंग मास। तो अब इसको बचाना है, कैसे बचाएंगे? सबसे पहला तरीका, कैसे इसको बचाएंगे, करेंगे क्या, इसके जस्ट अपोजिट लगा देंगे। ध्यान रहे, बड़ा भी लगा सकते हैं, जस्ट अपोजिट एक मास लगा देंगे, m1 का लगा दिए, r1 रेडियस पे लगा दिए। अब ये घूमा ओमेगा तो दोनों के लिए सेम हो गया, ये भी ओमेगा से घूम रहा था तो ये भी ओमेगा से घूमेगा, क्योंकि दोनों तो एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट है। अब ये इधर खींचेगा तो ये भी इधर खींचेगा, ये अगर इधर बेंड करना चाहेगा तो ये बचाएगा, बस बैलेंस हो गया। तो इस मास को हम लोग कह देंगे, यही हमारा बैलेंसिंग मास है। अब देख सकते हैं आप, बिना डायग्राम की ये हो ही नहीं सकता, इसलिए पूरी तरह से इसमें, इसलिए सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है ग्राफिकल मेथड, बिना डायग्राम के पॉसिबल नहीं है सब। तो बैलेंस के लिए क्या करेंगे, इधर जो खींचा इसका हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, और इधर इसको बचाने के लिए ये भी एकदम जस्ट अपोजिट लगा देंगे, ये क्या कर देगा m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, mr इज इक्वल टू m1 r1, यही कंडीशन हो गया। ठीक है, सिंगल मास को अगर बैलेंस करना है तो ये करना होगा। आप कह सकते हैं अगर देखा जाए तो बैलेंसिंग का सबसे पहला टॉपिक छोटा सा फिनिश हो गया, यही इस तरह से बैलेंसिंग। और भी इसमें टाइप्स है, एक को दो के हेल्प से बैलेंस कीजिए, वो आएगा। अभी हम लोग एक को बैलेंस किए एक के हेल्प से, फिर कहेगा आपको एक को बैलेंस कीजिए दो के हेल्प से, फिर कहेगा आपको बहुत सारे को बैलेंस कीजिए एक के हेल्प से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे न्यूमेरिकल 100% रहेगा। उसको बनाने का दो तरीका है, एक है एनालिटिकल मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मतलब साइन टैन कॉस लगाना है, और दूसरा है वेक्टर डायग्राम से। आप फोर्स में भी, मैकेनिक्स में हमने कहा, मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे फोर्स डायग्राम, उसी का इसमें हेल्प लेना है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, वो भले ही फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, या एनीथिंग, वेक्टर कोई भी, उसका डायग्राम बनाया जा सकता है। मोमेंटम हो, कुछ भी रहे, उसका डायग्राम बनाया जा सकता है, उसी का हेल्प लेकर इसमें ग्राफिकल। तो ये आपको बैलेंसिंग है। और वाइब्रेशन में सिंपल है कि वाइब्रेशन का कब होता है, मशीन में कब हो सकता है, व्हेन, क्यों होता है वो जानना है, व्हाई। थ्योरी पे, थ्योरी है, पूरी तरह से थ्योरी, लेकिन बैलेंसिंग जो है पूरी तरह से न्यूमेरिकल। फिर इसका रेमेडीज क्या है, हम लोग बचाएंगे कैसे इसको, क्या तरीका अपनाएंगे, ये सब इसमें वाइब्रेशन में देखना है। एक आध कभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वगैरह वगैरह फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, उसी के हेल्प से इस सबको डिफाइन करना है। और इसमें क्या है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी बहुत पहले एक बार एग्जाम में आया हुआ था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताइए, उसको बताया जाएगा, 5 मिनट का है, तो वो चीज सब इसमें है। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस है, इसमें ध्यान रखना है आपको। आप देख सकते हैं ब्रांच पेपर अब कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4th सेमेस्टर के बाद से 4th सेमेस्टर को लेते हुए और उसके बाद से सारा आपका ब्रांच पेपर ही आने वाला है, इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं है। दूसरे कहने की क्या जरूरत है, ये पूरा आपको मार्क्स ऑब्टेन करवाएगा, क्योंकि पूरी तरह से न्यूमेरिकल है। अब थ्योरी, जैसे थ्योरी भी है, तो थ्योरी में भी जैसे गवर्नर का आ गया डेरिवेशन, तो उसको थ्योरी नहीं कहेंगे, वो न्यूमेरिकल ही है। आप डेरिवेशन करेंगे उसमें साइन टैन कॉस लगाएंगे ही,
उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ही, तो थ्योरी रहा नहीं, न्यूमेरिकल ही हो गया, इसलिए प्योर न्यूमेरिकल है। बेल्ट में जितना भी डेरिवेशन है सब न्यूमेरिकल ही कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है इसका इंट्रोडक्टरी सिलेबस का, आप इसको ध्यान से देखेंगे, सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे, इसमें भी है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ वीडियो ऐड किए जाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपका रहा सिलेबस का इंट्रोडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके।